हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो सैटरडे को टेस्ट है आपका लोकोमोशन मूवमेंट का, सारे बैचेस का है। ओके सॉरी, चलने दो, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट को एकदम डिटेल में देखेंगे, वन शॉट नहीं है ये, ठीक है ना। पूरा 3 घंटे का लेक्चर होगा, 2 पार्ट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिख रहा होगा एक गंदा सा फोटो मेरा, ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट मेरा खुद का नोट्स है जो मैंने पढ़ाया है बैचेस में। जिसको नहीं पढ़ाया है वो लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला बहुत जल्दी जल्दी कर दिए थे आप ऐसे, तो बाबू वन शॉट ऐसे ही ना होता है। आपको जल्दी लग रहा है तो थोड़ा इसको स्पीड कम करके देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब क्लास भी पढ़ाना, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना, टेस्ट पेपर बनाना, टेस्ट पेपर देना, ठीक है ना, उसमें करेक्शन करना, उसका डिस्कशन का वीडियो बनाना, देख रहे हो ना, जिंदगी पूरी इसी में खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए। तो आपको दिख रहा होगा मेरा नाम इसमें, चलिए ध्यान से छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो दोनों में अंतर समझते हैं। मूवमेंट क्या होता है? एवरी मूवमेंट लीड्स टू लोकोमोशन, ये गलत हो गया। सम ऑफ द मूवमेंट में लीड टू लोकोमोशन, ये सही है। तो मूवमेंट क्या है? मैं खड़ा हूं, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, ठीक है ना, अभी उड़ जाऊंगा मैं, तो ये क्या है? ये मूवमेंट है। मैं आंख को हिला रहा हूं ऐसे, ये भी क्या है? मूवमेंट है, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूं, मूवमेंट है। बॉडी के कोई पार्ट को मैं मूव करा रहा हूं, अपनी जगह से थोड़ा सा हिला डुला रहा हूं, वो मूवमेंट है। मैं अपने पैर को मूव करा रहा हूं, मूवमेंट है। मैं अपने पैर को इधर मूवमेंट करा रहा हूं, इधर मूव करा रहा हूं, मूवमेंट है। बट मैंने हाथ को जब मूव कराया तो मेरे बॉडी का पोस्चर नहीं चेंज हुआ, मेरे बॉडी का लोकेशन नहीं चेंज हुआ, पोजीशन नहीं चेंज हुआ, पोस्चर चेंज हो गया, ठीक है। पोस्चर क्या हो गया? चेंज हो गया। बट जब मैं पैर का मूवमेंट करा रहा हूं तो मैं लोकोमोट कर जा रहा हूं, दूसरे जगह पे चला जा रहा हूं। तो सम ऑफ द मूवमेंट में लीड्स टू लोकोमोशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं एवरी मूवमेंट, सॉरी, एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। तो जब हम अपना जगह चेंज कर देते हैं तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट मूव करा रहे हो, वो मूवमेंट होता है। गॉट इट? ओके, तो क्या लिखा हुआ है? चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गन लाइक हैंड और एनीथिंग, इसे हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। लोकोमोशन चेंज द, इसमें क्या है? चेंज द लोकेशन और हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ दूर चल दिया तुमने, अपने बॉडी का लोकेशन बदल दिया। तो लोकोमोशन के ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सम ऑफ द मूवमेंट मे लीड्स टू लोकोमोशन। समझ रहे हो? ओके, बात करते हैं आगे का। मूवमेंट्स आर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का एक अच्छा खासा फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? लोकोमोशन, सॉरी मूवमेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। लोकोमोशन को हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ, मैं मान लो प्लांट है, प्लांट बाबू लोकोमोशन तो नहीं शो कर सकता, लेकिन मूवमेंट काफी शो कर सकता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। ओके, अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट, पहला दिखा है एमीबॉइड मूवमेंट। पहला क्या लिख रहा है बाबू? एमीबॉइड मूवमेंट। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा। शेप चेंजेस, इसमें क्या होता है? शेप चेंज होगा। एग्जांपल दिया है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। और एग्जांपल दूसरा क्या है? साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट। क्या है ये? ध्यान से समझना। आपने देखा होगा, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे उसका फूड है, तो अब ये क्या करेगा? इस ऑर्गेनिज्म का ये वाला बॉडी का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एक नया बॉडी का हिस्सा डेवलप होगा। अब ये बना लिया स्यूडोपोडिया। क्या बना लिया? स्यूडोपोडिया, ताकि इस खाने को, ये जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर ले सके। कुछ देर बाद ये पूरा बॉडी इसका गायब हो जाएगा, सब कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। क्या कहते हैं? एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है ना। आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा है ये। इसके पहले आप ये नहीं जानते होगे तो रटना नहीं है। एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह मूवमेंट करना।
समझ रहे हैं बाबू? एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, जो हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स होते हैं, जो इनगल्फिंग, जो एक दूसरे को इनगल्फ करते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कैसा मूवमेंट शो कर सकते हैं? एमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट। सेल चैप्टर में आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा मूवमेंट जो है बाबू, दिस इज सीलियरी मूवमेंट, यानी कि सीलिया होते हैं। आपने सुना होगा कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, आउटग्रोथ्स होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है ना। तो उसमें से एक है सीलिया। तो सीलिया की हेल्प से जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। क्या कहते हैं? सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सीलिया इन ट्रैकिया। ट्रैकिया बाबू आपका जो होता है, जो विंड पाइप होता है उसमें सीलिया होते हैं डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। किसके लिए? टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, जो अंदर की कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, ट्यूबुल्स हैं, उसके अंदर सीलिया होता है, ठीक है ना। ओके, सीलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मैंने बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लो फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंच गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सीलिया क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे अपने आप को, तो ओवम क्या होगा? आगे बढ़ेगा। याद रखेंगे इसको। तो ये सब एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तीसरा है बाबू मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा क्या है? मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, आपके बॉडी का कोई भी मसल आप उसे हिला रहे हो, डुला रहे हो, दिस इज मस्कुलर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट फ्लैजुलर मूवमेंट, नोट करके मैंने लिखा है। मेल में स्पर्म जो होता है वो मूव करता है, वो शो करता है फ्लैजुलर मूवमेंट को। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस जो पोरिफेरन जो फाइलम है, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो वाटर भी मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला, इसे हम कहते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना, आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, यूग्लिना जो है उसमें फ्लैजुला है। समझ रहे हैं? ओके, तो ये सब हो गए। स्टडी ऑफ मसल्स को हम कहते हैं मायोलॉजी और या तो सार्कोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी या तो सार्कोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी नहीं बाबू, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। तो सार्को मतलब होता है मसल। चलिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पैरामीशियम होता है बाबू, इसमें होता है सीलिया। इसमें क्या होता है? सीलिया। और जो सीलिया होता है इसमें दिखाता क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स ऑल्सो इन लोकोमोशन। यानी कि जो पैरामीशियम में सीलिया है वो फूड के मूवमेंट में भी हेल्प कराएगा। फूड चाहिए तो सीलिया से अंदर ले लेंगे, और साथ में मूवमेंट में भी हेल्प कराएगा आपको। तो याद रखेंगे। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं। तो कैप्चरिंग इट्स प्रे, फूड को प्रे कैप्चर करने में हेल्प करेगा, ऑल्सो इन लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। दोनों का सेम सेम है। तो पैरामीशियम में सीलिया हो गया, और आपका जो है हाइड्रा में क्या हो गया? टेंटिकल्स हो गए। इसको याद रखेंगे। चलिए, अब आता है वाई लोकोमोशन। लोकोमोशन जरूरी क्यों है? सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए बाबू, शेल्टर, अच्छी जगह के लिए, साफ सुथरी जगह, प्रोटेक्शन वाली जगह, मेटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बाबू, पार्टनर ढूंढने के लिए लोकोमोशन की जरूरत होती है। सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सिर्फ पार्टनर की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक अच्छे जगह की भी, जहां, समझ रहे हैं बाबू, माहौल की बात जो हमने बताई थी आपको। फेवरेट क्लाइमेट की कंडीशन, अच्छा, जैसे आपने सुना होगा माइग्रेशन के बारे में, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में। तो कैसे आते हैं? क्या ट्रैक्टर ट्राली से आते हैं? क्या अरे खुद मूव करके आते हैं, लोकोमोशन करते हैं। टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर, जैसे आप जाते हैं गांव में, मम्मी ने कहा एक पाव चीनी लेके आओ, लेके आ रहे हो, कोनो कुत्ता दौड़ा लिया, तो वो आपका प्रीडेटर है बाबू, आप उसके प्रे हो, लगते हो तब जबरदस्त दौड़ लगाते हो, तो उसके में आप उस केस के लिए भी आप लोकोमोट करोगे। याद रखेंगे इसको। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। मतलब आप कोई ऑर्गन अगर हिला डुला रहे हो तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है न्यूरॉन्स के द्वारा। तो नर्वस सिस्टम, आप इसे हिला डुला रहे हो, इसमें स्केलेटन है पूरा, मतलब पूरा हड्डी है, तो स्केलेटल सिस्टम, इसमें मसल्स है तो मस्कुलर सिस्टम, सब तीनों मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेटेड स्टेट में काम करते हैं। ये याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, मसल्स। मसल्स की ओरिजिन है मीजोडर्मल। मसल की ओरिजिन क्या है बाबू? मीजोडर्मल। याद रखेंगे इसको। एक्सेप्ट सीलियरी बॉडी, जो आपकी आंख में है बाबू, सीलियरी बॉडी, आइरिस,
ये जो आई की पार्ट है ये दोनों एक्टोडर्म है, बाकी सारे के सारे जितने मसल्स होंगे ये एक्टोडर्म होते, सॉरी मेसोडर्म होते हैं। ये दोनों क्या होंगे? एक्टोडर्म। ये दोनों ऐसे मसल्स हैं जो क्या होंगे? एक्टोडर्म। बाकी सारे मसल्स क्या होते हैं? मेसोडर्मल। याद रखेंगे इसको। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब कैन जनरेट इंपल्स, इंपल्स जनरेट कर सकता है। मसल्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, रिलैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसे बोल दिया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी मतलब अपनी जो ओरिजिनल साइज है थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं, तो एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स शेप, यानी कि जब बढ़ा सकते हैं तो वापस अपने एग्जैक्ट अपनी जगह पे भी आ सकते हैं, तो उसे हम बोल दिए हैं इलास्टिसिटी। याद रखिए। वेरी गुड, काफी मेहनत से पढ़ना है, ध्यान से बने रहिए। चलिए, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज मसल। ह्यूमन बॉडी का 40 से 50% जो है, जो वेट है, या तो जो 50% जो अंग है, ये सब मसल्स ही है। क्या है वो? मसल्स। ह्यूमन एडल्ट 639 मसल्स होते हैं, 317 मसल्स पेयर्ड होंगे और 5 होंगे सिंगल। तो 317 दूनी कितना होता है? 534, सॉरी 634, उसमें से 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 639, यानी कि 317 पेयर्ड मसल्स होते हैं और 5 सिंगल होते हैं आपकी तरफ। टाइप्स ऑफ मसल्स, बेसिकली हम बात करेंगे 3 तरह के मसल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल, जिसे हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। दूसरा होता है इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स, और तीसरा होता है बाबू कार्डियक मसल। पूरा चैप्टर जो है बाबू हमारा, जो पूरा चैप्टर है वो बात करेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिएटेड मसल के बारे में, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप्ड मसल के बारे में, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी मसल के बारे में, यानी कि चारों चीजें एक हैं। तो हम बात ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी है, जो चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिस मसल की पूरी बात की है चैप्टर में, वो है क्या? स्केलेटल मसल। किसके बारे में बात कर रहा है? स्केलेटल मसल। तो देख लेते हैं। ओके, स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल, एक्टिविटी ऑफ दीज मसल्स आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। मींस हम चाहते हैं कि कुछ उठाना, कुछ गिरा है तो उठा लिए, यानी कि हमारे विश में है, एज अकॉर्डिंग टू आवर विश, यानी कि वॉलंटरी मसल है। ये वॉलंटरी मसल है। ये भी पैर को मैंने ऐसे उठा लिया, वॉलंटरी मसल है। अपने सर को हिला दिया, वॉलंटरी है, अंडर आवर कंट्रोल है, ठीक है ना बाबू? ओके, दे आर रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, सो कॉल्ड स्केलेटल, सो कॉल्ड they are related to skeleton, so called skeletal system। कहने का मतलब क्या है? हमारे जो मसल्स होते हैं हड्डी के ऊपर, हड्डी से चिपके होते हैं, इसीलिए उनको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और स्केलेटन के निर्माण के लिए वो भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए, ट्रांसवर्स लाइंस आर फाउंड एट रेगुलर, हेंस एज रेगुलर इंटरवल होगा, हेंस द मसल्स कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड। मींस जो स्केलेटल मसल है उसमें स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके पैरेलली अरेंज्ड होने के नाते एक उस पे बढ़िया से आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, इसीलिए उसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। ओके, these muscles are primarily involved in locomotory actions and change of body posture। पूछता है कौन से ऐसे मसल्स हैं जो बॉडी पोस्चर को चेंज करने में बेसिकली जिम्मेदार होते हैं, तो कह देना सीधे सीधे स्केलेटल मसल। अब सीधी बात है यार, अब मान लो आपका जो आपका जो मतलब स्मूथ मसल है, यानी कि जितने विसरल ऑर्गन्स हैं आपके अंदर, लीवर है, किडनी है, जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, विसरल ऑर्गन से बने हुए हैं। अब ये सब स्मूथ मसल से बने हुए हैं। स्मूथ मसल, तो हम अगर चल रहे हैं तो क्या पेट का उसमें कोई योगदान है? नहीं। तो हम अगर कोई मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए जिम्मेदार होता है स्केलेटल मसल, इसीलिए उसको बोल रहे हैं इस लोकोमोटरी मसल्स। ओके ओके, अब ध्यान से देखें, ये एक मसल का टुकड़ा आपने उठाया। किसको उठाया? मसल का टुकड़ा। तब हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं मसल के अंदर। जब मसल को ऐसे काटोगे, मान लो ये मसल है, इसको आपने ऐसे काट दिया तो ऐसे गोल का दिखेगा बाहर, क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें आपको दिखेगा ये गोल गोल जो दिख रहा है, ये है बाबू फैसिकल। क्या है ये? फैसिकल। क्या है ये? फैसिकल। फैसिकल मतलब मसल बंडल। मसल को आपने काटा, स्केलेटल मसल को काटा, अंदर गोल गोल दिखेगा, वो है मसल बंडल। क्या है? मसल बंडल। और प्यार से कह देना फैसिकल। क्या है ये?
फेसिकल, वेरी गुड। अब देखिए इस गोल वाले को बाहर निकालिए, इस गोल वाले को बाहर निकाला आपने, फिर देखा इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये यानी कि जो एक मसल बंडल होगा, एक फेसिकल होगा, वो बना हुआ है डिफरेंट यानी ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से, यानी कि एक मसल को आपने काटा, उसमें कई सारे फेसिकल दिखे, एक फेसिकल को बाहर निकाला, उसमें कई सारे मसल फाइबर्स दिखे। याद रखना इसको, ये जो मसल फाइबर है, इस एक मसल फाइबर को बाहर निकाला गया तो देखा गया इस मसल फाइबर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखें। इस मसल फाइबर के अंदर है खूब सारा मायोफाइब्रिल्स, क्या है, खूब सारे मायोफाइब्रिल्स। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है मायोफाइब्रिल्स के अलावा, इनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। और जो सार्कोप्लाज्म है, ये सारे के सारे यानी कि ये जो मसल फाइबर है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है, इसे हम बोलेंगे, अंदर की कवरिंग जो है, इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा के अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्म। और उसी के अंदर मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को हम अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर से इसको समराइज करते हैं। आपके पास था मसल, आपने इसको काटा, उसमें देखा गोल गोल बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनको कह दिया गया फेसिकल्स। क्या कह दिया गया? फेसिकल्स, या तो मसल बंडल्स। वो मसल बंडल्स को देखा गया, अगर निकाला गया बाहर, तो वो मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे और कुछ दिख रहे थे आपको, वो सारे थे मसल फाइबर्स। क्या थे? मसल फाइबर्स। अब एक मसल फाइबर को आपने बाहर निकाला तो देखा जो मसल फाइबर था, ध्यान से सुनना इस बात को, अब जब मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को बाहर निकाला गया, उसके अंदर थे खूब सारे मायोफाइब्रिल्स। क्या थे? मायोफाइब्रिल्स, जो कहते हैं मायोफिलामेंट। अब और नहीं तो उसमें जो एक मसल फाइबर है, उसके अंदर अंदर खूब ज्यादा सार्कोप्लाज्म थे। क्या थे? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म सारे जिस कैविटी में पूरा कंटेन है, उसको हम बोल रहे हैं, किनारे जो कवरिंग है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। चलिए, ये क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए ये मसल है, इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखें सब लोग, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? फेसिकल्स हैं। ये देखो, ये पूरा क्या है? फेसिकल्स। फेसिकल्स, मसल बंडल। इस फेसिकल के अंदर ये छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं। क्या है? देखो, मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर को देखो, मसल फाइबर को बाहर निकाल के देखा गया तो मसल फाइबर के अंदर जो ये दिख रहा है वायलेट कलर का लिक्विड, ये क्या है? सार्कोप्लाज्म। ये जो किनारी बाउंड्री है, ये है सार्कोलेमा। इसमें और सारी ब्लड कैपिलरीज भी दिख रही है। तो ये फिगर है थोड़ा सा, और इसको मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम डाल दिया इसमें। चलिए, अब क्या लिखा है, जो जो मैंने कहा वैसी को। अब देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, ये जो फेसिकल्स हैं, ये जो फेसिकल्स है बाबू, इसमें ध्यान देंगे, ये फेसिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिया। किसके हेल्प से? फैसिया। किसके हेल्प से बाबू? फैसिया। ये बताना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और अच्छे से। ये लिखा है मैंने पूरा, क्या लिखा है देखिएगा। स्केलेटल मसल इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। मींस जो स्केलेटल मसल होता है वो कई सारे बंडल से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं फेसिकल्स या मसल बंडल्स। ओके, these fascicles connected together by a common collagenous connective tissue. These fascicles connected together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. क्या कहते हैं? fascia. ओके, उसके बाद जो स्केलेटल मसल है वो बना होता है कई सारे मसल बंडल से, ठीक है ना। मसल बंडल किससे बने होंगे? ईच मसल बंडल इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि जो मसल बंडल है ये किससे बने हैं? खूब सारे मसल फाइबर से बने हैं। ओके, अब ये मसल फाइबर यानी कि स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल बंडल इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। जो मसल फाइबर है वो किससे लाइंड है बाबू? सार्कोलेमा, जिसके अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्म। कौन प्लाज्म? सार्कोप्लाज्म। याद रखेंगे, नोट करके लिखवाया है मैंने। सार्कोप्लाज्म के अंदर एक सिस्टम टाइप का रेटिकुलस स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मसल फाइबर्स के अंदर सार्कोप्लाज्म है, वो सार्कोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है, कैविटी है, जिसे हम कह रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बाबू, उसको हम कहते हैं द स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। वहां कैल्शियम आयन खूब ज्यादा इकट्ठे फॉर्म में रह रहा है। ओके, अब एक बात आती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर।
presence of large number of parallelly arranged filaments in sarcoplasm called myofibrils और myofilament। जब आप मसल फाइबर को देखोगे तो मसल फाइबर के अंदर खूब ज्यादा स्ट्रक्चर्स इकट्ठा पैरेलली अरेंज्ड होंगे, एक के बगल में एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसको कहा जा रहा है मायोफाइब्रिल्स या तो मायोफिलामेंट। तो हम बेसिकली कह सकते हैं मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स, जिसे हम कहते हैं क्या, फेसिकल्स। फिर कहेंगे फेसिकल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। अब देखो मसल फाइबर्स इज मेड अप ऑफ muscle fiber is made up of different types of different number of many numbers of a few number of myofibrils। और याद रखना fascicles आपस में कनेक्टेड है with the help of fascia, with the help of fascia। वेरी गुड, आगे देखते हैं। नोट करके लिखा है मैंने, मसल फाइबर इज अ syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei। जनरली देखा गया है एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, लेकिन यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं, और जब एक से ज्यादा न्यूक्लियाई किसी एक सेल के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं क्या, सिंसिटियम या साइंसिटियम, जो पढ़ लीजिए आप, स्पेलिंग आपके सामने है। अब हम आते हैं अपने लाइन पे, आ जाते हैं तो ठीक है, ध्यान से देखें। हम पढ़ने वाले हैं मायोफाइब्रिल्स को। किसको पढ़ने वाले हैं, मायोफाइब्रिल्स। ध्यान से देखें, ये मैंने मसल फाइबर के अंदर से निकाल लिया है एक मायोफाइब्रिल्स आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखें ये स्ट्रक्चर। मायोफाइब्रिल्स में ये पतले पतले बैंड आपको दिख रहे हैं, ये पतले पतले जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये पतले पतले जो बैंड हैं इन्हें हम बोल रहे हैं बाबू लाइट बैंड, या तो आई बैंड, या तो आइसोट्रॉपिक बैंड। याद रखना, जो पतले पतले बैंड दिख रहे हैं इनको बोलेंगे लाइट बैंड, इनको बोलेंगे आई बैंड, इनको बोलेंगे आई फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड। याद है, अभी बस नाम याद रखो, क्या है क्यों है अभी बात करेंगे इसके बारे में। बीच में जो ये हरा हरा दिखा रहा है आपको, मोटा मोटा ये दिख रहा है बाबू, इसे कहते हैं डार्क बैंड। देखो लिखा हुआ है क्या, कौन सा बैंड, डार्क बैंड। इस डार्क बैंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा ओवरलैप किया हुआ है आई बैंड, आई बैंड। अब डार्क बैंड, ए बैंड, या तो एनिसोट्रॉपिक बैंड। नाम याद रखेंगे, क्या नाम याद रखना है, एक्टिन। एक्टिन की बात अभी नहीं आई है, अभी हम बात करेंगे। देखो जो पतला पतला बैंड है उसे बोल रहे हैं लाइट बैंड। आई बैंड, आई क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ आइसोट्रॉपिक। क्यों ऐसा है, बात करेंगे हम। तो आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, लाइट बैंड। और बीच में मोटा मोटा लाइन है, डार्क लाइन है, उसे बोल रहे हैं डार्क बैंड और ए बैंड और एनिसोट्रॉपिक बैंड। ओके, वेरी गुड। अब एक और बात आपको यहां जानना बेहद जरूरी है। क्या जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। ये जो लाइट बैंड है इसके बीच भी सेंटर में एक लाइन है जो इनको काट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलेंगे जेड लाइन। एक इलास्टिक लाइन होती है, ये क्या है, जेड लाइन। कौन सी लाइन, जेड लाइन। यहाँ पे भी जो लाइट बैंड्स हैं इनके बीचों बीच में एक लाइन गई है, इसको भी बोलेंगे जेड लाइन। यानी कि जो आई बैंड है, जो लाइट बैंड है, जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, उसके सेंटर में एक लाइन खींच के गई हुई है, उसको काटते हुए उसको हम बोलेंगे जेड लाइन। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। और ठीक उसी तरह से जो एनिसोट्रॉपिक बैंड को, जो ए बैंड को, जो डार्क बैंड को काट रही है, उसको बोलेंगे एम लाइन। क्या बोलेंगे, एम लाइन। कौन सा लाइन, एम लाइन। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ये जो आई बैंड है, आप देख रहे हो कि ए बैंड के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है थोड़ा सा। देखो ये हिस्सा थोड़ा सा क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। अब देखो, यानी कि आई बैंड का काम है ए बैंड को ओवरलैप करना। अगर अभी नॉर्मल स्टेट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है तो उस केस में हम कहते हैं ए बैंड के ऊपर आई बैंड ने थोड़ा थोड़ा, मतलब ये मान लेते हैं क्या है, ए बैंड। तो आई बैंड यहां थोड़ा सा है, यहां थोड़ा सा। अब देखो इसके बीच में जो हिस्सा है जहां पे, यानी हम कहेंगे कि ए बैंड का या मोटे वाले बैंड का या डार्क बैंड का वो हिस्सा जिसपे आई बैंड ने, जिसपे आइसोट्रॉपिक बैंड ने, जिसपे थिन वाला ने, लाइट वाले ने बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं करी है, उसको बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे, एच जोन। ये वाला देखो क्या है, एच जोन।
देख रहे हैं ना, ये एच जोन है, क्या है ये, नाम दे दिया गया है एच जोन, यानी कि एम लाइन का, या ऐसे सुनो, ए बैंड का वो हिस्सा जिसपे आई बैंड ने कब्जा नहीं किया है, कवर नहीं किया है, ओवरलैप नहीं किया है, उसको बोल रहे हैं एच जोन। क्या बोल रहे हैं, एच जोन, याद रखेंगे। अब देखो सार्कोमियर भी एक स्ट्रक्चर है, दो जेड लाइन, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये सब। आई बैंड, ओके, जो आई बैंड है फोन आ गया था। आई बैंड को मैंने क्या कहा, आइसोट्रॉपिक बैंड या तो लाइट बैंड। आई बैंड बना होता है मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट, एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का फिलामेंटस प्रोटीन है, एक तरह का फिलामेंटस प्रोटीन है बाबू। फिलामेंटस मतलब ग्लोबुलर नहीं, गोल नहीं, फिलामेंट लंबा सा प्रोटीन है, जिसको बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो जो हमारा आई बैंड है वो बना हुआ है एक्टिन फिलामेंट से, एक तरह का प्रोटीन है। तो याद रखें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो आई बैंड है इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ फिलामेंटस प्रोटीन, याद रखेंगे। और ये थिन होता है अपीयरेंस में, इसीलिए बोलते हैं थिन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, तो अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, लाइट बैंड, थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, याद रखेंगे इसको। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम अंदर जाए तो हम देखेंगे कि जो आई बैंड है, जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, इट इज मेड अप of protein, a filamentous protein which is known as actin filament, which is known as actin filament। उसी तरह से ए बैंड क्या है, इसका दूसरा नाम एनिसोट्रॉपिक, उसके बाद डार्क बैंड। देखिए है क्या, आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक नाम क्यों पड़ा है। जो लाइट बैंड है, जो आई बैंड है, ठीक है ना, जो पतला पतला स्ट्रक्चर है, वो आइसोट्रॉपिक मतलब एकदम उसका आइसो मतलब सेम, मींस हर तरफ वो सेम टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये जो एनिसोट्रॉपिक हुआ है बाबू, ये जो ए बैंड है, ये थोड़ा सा रफ अपीयरेंस है इसका, कहीं पे थोड़ा सा और रफ हो जाएगा, कहीं नॉर्मल, कहीं रफ। तो इसीलिए एनिसो मतलब हर जगह एक तरह का अपीयरेंस नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, तो एनिसो हो गया। अब जब इसको पीपीएल पास कराया गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जो लाइट स्टेन दिया हल्का सा, उसको हम लाइट बैंड कह दिए। जो डार्क स्टेन हुआ उसको क्या कह दिए, डार्क बैंड। तो इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है हमको, याद रखेंगे इसको। तो आई बैंड किससे बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट से। उसी तरह से ए बैंड बना हुआ है मायोसिन फिलामेंट से। ये भी एक फिलामेंटस प्रोटीन है, लेकिन ये थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट। तो याद रखेंगे आई बैंड इज मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं बाबू क्या, एक्टिन फिलामेंट। और जो आपका ए बैंड है, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट। किससे बना हुआ है, मायोसिन फिलामेंट, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। Myofibrils are arranged in parallel rows and form the dark and light band। जो myofibrils हैं ये पैरेलल एक लाइन से, एक रो में अरेंज हैं, और यही बना रहे हैं क्या, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। दीज लाइन्स आर फाउंड इन अल्टरनेट ऑर्डर। ये कैसे मिलती हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में कह रहा है क्या, यहां पे देखो आपको मिला क्या, लाइट डार्क, लाइट डार्क, फिर आगे यहां पे आ जाएगा, याद रखेंगे इसको। चलिए, these lines are made up of actin and myosin protein, both protein are filamentous protein। दोनों क्या है, प्रोटीन filamentous है। चलिए यहां पे आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ध्यान से, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, actin filament are thin and myosin filament are thick, they both are filamentous protein। दोनों क्या है, filamentous है। I band is made up of thin filament, Z line। चलो I band किससे बना है, बार बार वही बात आ रहा है, तो पहले अब इसको एक दो बार और सुन लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। जेड लाइन क्या है, जेड लाइन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड। आई बैंड के सेंटर में जो लाइन प्रेजेंट है उसे जेड बैंड कह रहे हैं, जेड लाइन कह रहे हैं। ए बैंड इज मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट, सब जान रहे हैं, जिसको हम मायोसिन कह रहे हैं। तो एम लाइन क्या है, जो ए बैंड को काट रहा है बीच में, उसे क्या कह रहे हैं, एम लाइन। जो आई बैंड को काट रहा है उसे क्या कह रहे हैं, जेड लाइन, याद रखेंगे इसको, ठीक है। जेड लाइन
जेड लाइन को कहा जा रहा है इलास्टिक फाइबर। जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर। एम लाइन क्या है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन। हम नहीं कह रहे हैं कुछ, एनसीईआरटी कह रही है, ये सब याद रखना है, फैक्ट है ये सब। क्यों है, कैसे है, नहीं जानना है, क्या है, बस यही फोकस करो। तो याद रखें कि जो जेड लाइन है ये इलास्टिक फाइबर है। ये क्या है? इलास्टिक फाइबर। और जो एम लाइन है वो क्या है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन। ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आर फाइबर्स विच बाइसेक्ट आई बैंड एंड ए बैंड रेस्पेक्टिवली। याद रखें एच जोन क्या है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। यानी कि थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड नहीं है उसको हम बोल रहे हैं एच जोन। फिर वही बात, सार्कोमियर क्या है? द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। यानी कि बाबू ये वाला पार्ट देखो, सार्कोमियर कहां गया बाबू? हाँ, जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में जो जगह है इसको बोल रहे हैं सार्कोमियर। और इसी को कह रहा है एक बहुत बड़ी बात कि जो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो जो सार्कोमियर है इट इज द फंक्शनल, पूछ देगा व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कह देना सार्कोमियर। क्यों? आगे देखते हैं। The A and I band are arranged alternately throughout length of myofibrils। फिर वही बात आ गई। चलिए, रेस्टिंग स्टेट, अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, कौनो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, उस केस में एक्टिन और मायोसिन का क्या एटीट्यूड होगा देखते हैं। तो लिखा है एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड। थिन बोले तो एक्टिन समझना, थिक बोले तो मायोसिन समझना, थिन बोले तो आई बैंड समझना, थिक बोले तो ए बैंड समझना। तो एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट ओवरलैप पार्शियली। ये बाबू क्या है? ये थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या आया? थिन फिलामेंट आया, इधर से भी क्या आया? थिन फिलामेंट आया, बीच में जो जगह बचा है एच जोन है। अब देखो ध्यान से, ये है थिन फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट, ओवरलैप किया है किसको? थिक फिलामेंट को, लेकिन पार्शियली। किसको पार्शियली? क्योंकि अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी जस्ट रिलैक्स मोड में है सब कुछ, रेस्टिंग स्टेज में है सब कुछ। आगे देखिए, ओके, यहां पे एनसीईआरटी में जो फिगर है मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिएगा, ये जेड लाइन है, ये देखिए लाइट बैंड आपको दिख रहा है, लाइट बैंड है, ये व्हाइट कलर से लाइट बैंड, लाइट स्टेनिंग है, ये डार्क स्टेनिंग है। तो लाइट बैंड के बीच में जो जा रहा है बाबू, ये जो डार्क कलर का, ये है बाबू जेड लाइन। यहां भी जो व्हाइट कलर है ये लाइट बैंड है, यानी कि आई बैंड है। इसके बीच में जो जा रहा है ये है जेड लाइन। क्या है ये? जेड लाइन। अब देखो ये बीच में जो डार्क है, डार्क बाबू, ये है क्या? मायोसिन। याद रखेंगे, ये ए बैंड है पूरा, और ये जो ए बैंड है इसके बीच में जो लाइन ये दिख रही है बाबू, ये है एम लाइन। क्या है ये? एम लाइन। अब देखो यहां देखो, इस बात को देखते हैं अच्छे से। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? आई बैंड। ये क्या है? आई बैंड। ये क्या है? ए बैंड। ये भी क्या है? आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। तो देख रहे हैं कि आई बैंड ने ओवरलैप किया है, इतना बीच में इतना जगह बचा है, इसको बोल रहे हैं हम एच जोन। क्या बोल रहे हैं? देखो एच जोन। और बाबू ये जो आई बैंड है, आई बैंड के बीचों बीच गया हुआ है लाइन, जिसे बोल रहे हैं हम इलास्टिक लाइन, इसे ये क्या है? जेड लाइन। और जेड लाइन, यहाँ पे जो एक्टिन है इसके बीच में भी जो लाइन गया है क्या है? जेड लाइन। तो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में क्या है? सार्कोमियर। क्या बोल रहे हैं उसको? सार्कोमियर। कौन मियर? सार्कोमियर। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे रिलैक्स मोड। क्या देख रहे थे? रिलैक्स स्टेट में देख रहे थे। थोड़ा पार्शियली जो है आई बैंड ने ए बैंड को पार्शियली कवर किया है, लेकिन अब चीजें बदलेंगी, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। ये था बाबू क्या प्यारा सा आई बैंड, ये क्या था? बहुत मोटा सा ए बैंड था बाबू। हुआ क्या? अभी सब रिलैक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? सब रिलैक्स चल रहा है। लेकिन अब देखो यहां मैंने रिलैक्स वाला बनाया है। अब देखिए होगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब दोनों आई बैंड पास आएंगे और पास आके ए को कवर कर लेंगे। क्या करेंगे बाबू? ध्यान समझोगे। जो ए बैंड है जो पार्शियली कवर था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होते क्यों हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जो आई बैंड है वो नजदीक आ रहे हैं और पूरा तरह कवर कर सकते हैं। अब पूरी तरह कवर हो गया है। कौन कवर हो गया है पूरी तरह से? ए बैंड। अब जब ए बैंड पूरी तरह कवर हो गया यानी कंट्रैक्शन भयंकर हो चुका है, याद रखेंगे इस बात को। तो क्वेश्चन पूछता है, देखे ध्यान से, जो एच जोन है वो कम हो जाएगा, सार्कोमियर है पास आएगा। जो बाबू ये जो ए बैंड है इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे लेंथ में चेंज तो आई बैंड के भी नहीं आएगा, लेकिन आई बैंड दोनों पास आएंगे, इसीलिए कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड। तो शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड का मतलब ये नहीं समझना कि आई बैंड के लेंथ में कमी आएगी। अरे दोनों आई बैंड कहां आएंगे? पास आएंगे। तो देखो होगा क्या? सार्कोमियर का लेंथ
कम होगा, यानी कि सार्कोमियर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सार्कोमियर देखो ये है सार्कोमियर, इसका लेंथ एल है इतना बड़ा, तो एल का इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि कुछ माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आई बैंड लेंथ पास पास आएगा, कम हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, खत्म कहानी। मैंने कहा एच जोन क्या है, यही है, लेकिन आ रहे हैं तो एच जोन खत्म, कहानी खत्म, डिसअपियर हो गया। ए बैंड लेंथ नो चेंज, ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, यानी कि ए बैंड का कोई ना तो रिलैक्सेशन हो रहा है ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए कह रहा है ए बैंड रिटेन्स इट लेंथ। देखिए एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि जो आई बैंड है उसका लेंथ घट रहा है, लेकिन बाबू समझना आई बैंड का लेंथ नहीं घट रहा है, उसका वो पास पास आ रहे हैं, उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, एच जोन कम हो रहा है, सार्कोमियर की लेंथ कम हो रही है। तो याद रखिएगा, तो सार्कोमियर की लेंथ तो कम हो ही सकती है, सार्कोमियर कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, सार्कोमियर क्या है, वो एक जगह है, तो वो जगह कम हो रही है, समझ रहे हैं। ये है केस ऑफ माय गॉड कॉन्ट्रैक्शन। ओके आगे देखिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा बाबू, देखो यहां पे अभी जो मैंने बताया ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन था, अब देखो क्या हुआ यहां पे। अगर मान लो और भयानक कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहते हो, और भयानक, लह चढ़ गया, आई बैंड दोनों के ऊपर चढ़ गया, देख रहे हैं अभी तक बस पास पास थे, एक यहां था एक यहां था, अब क्या हो गया, चढ़ान हो गया बाबू, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, इसे बोलते हैं ओवर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन, ओवर कॉन्ट्रैक्शन। तो ओवरलैपिंग और बढ़ जाएगी, आई बैंड की साइज और घट जाएगी, जेड लाइन और पास पास आ जाएंगे, तो ये बतिया क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात है, नीट के लिए नहीं है, कि एक मायोसिन जो होता है सराउंड बाय 6 एक्टिन, 1 एक्टिन सराउंड बाय 3 मायोसिन, ये बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, इसको काट देंगे। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। चलिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है दो ठो है बाबू, एक एक्टिन है एक मायोसिन है, तो दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। थोड़ा पानी पी ले हम। सर जो डेली टेस्ट लेते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि इतना टेस्ट तो हो रहा है। अरे यार तुम ही लोग के लिए तो ले रहे हैं टेस्ट, इतना थोड़ा सा समय निकालिए, 2-3 पेज पढ़ना है रोज, क्या दिक्कत। चलिए आज ही तो शुरू कर रहे हैं, अभी तुम लोग को खुद सोचना चाहिए कि कितना मेहनत करने के बाद आदमी जाएगा घर पे तो क्वेश्चन बनाएगा, फिर आप लोग को भेजेगा, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो करने दो, मजा आएगा, ठीक है ना। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन की। किसकी बात करेंगे, एक्टिन। ध्यान से समझना, क्या करना, ध्यान से समझना। जो एक्टिन है, सबसे पहले समझो, एक होता है छोटा छोटा स्ट्रक्चर, गोल गोल दाने जैसा, मोती के दाने जैसा, जिसे हम बोलेंगे जी सब यूनिट। क्या बोलेंगे, जी सब यूनिट। इस जी सब यूनिट में छोटा सा एक अटैचमेंट पॉइंट होगा, अटैचमेंट साइट ऑफ मायोसिन। तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिन का, इसमें कहां से आ गया मायोसिन, अरे एक्टिनवा पे, ये एक्टिन, इसी पे मायोसिनवा आके चिपकेगा। तो याद रखना कि जो एक्टिन है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे एक्टिन किससे किससे बना है पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहला आता है जी सब यूनिट। जी सब यूनिट गोल गोल स्ट्रक्चर है, इसमें छोटा छोटा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इट इज मायोसिन अटैचमेंट साइट। ओके, अब ये जी सब यूनिट, कई सारा जी सब यूनिट मिलेगा 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 और बना देगा एफ एक्टिन। क्या बना देगा, एफ एक्टिन बना देगा, एक फिलामेंट बनाएगा, एक बड़ा सा एफ एक्टिन बनाएगा। अब ये दो एफ एक्टिन आपस में वाउंड करेंगे, क्या करेंगे, रैप करेंगे, वाउंड करेंगे, ऐसे गोल गोल, ऐसे 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 हो जाएंगे, रैप करेंगे, अभी दिखाऊंगा एनसीईआरटी में। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जी सब यूनिट, कई सारे जी सब यूनिट मिलकर बना दिए, क्या बना दिए, एफ एक्टिन फिलामेंट। क्या बना दिए, तो ये जो दिख रहा है, एक दो, तो दो एफ एक्टिन फिलामेंट आपस में जुड़े हुए, आपस में ऐसे लपेटे हुए हैं। उसके बाद आता है एक रस्सी टाइप है, जो दिख रहा है मोटा सा, ये रस्सी टाइप का है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ये कौन सा प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और बाबू यहाँ पे ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, तो कुल मिला के हम कहें एक्टिन इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, एफ एक्टिन और कौन सा, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और क्या है,
ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ये तीन चीजों से मिलके बना है एक्टिन। कौन बना है? तीन चीजों से मिलके एक्टिन। तो बाबू देखना, सुनना, समझना और लिखना। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, इससे पहले एनसीईआरटी आपको दिखाते हैं, ये ज्यादा सुंदर लगेगा आपको। देखिए ये जो हरा हरा आपको देखो, अब सब लोग देखो, फोकस करो, फोकस करो, एकदम अच्छे से फोकस करो। ये हम एक्टिन का, अब जो एक्टिन है उसका आपको डिपार्टमेंट, उसका हम फैकल्टी, उसका हम सब कुछ समझा रहे हैं। देखिएगा ये जो है गोल गोल हरा हरा, ये है आपका जी सब यूनिट। ये क्या है? जी सब यूनिट। और ये जो आपस में जी सब यूनिट मिलके बना दे रहे हैं क्या? एफ एक्टिन। क्या बनाए हैं? तो एफ एक्टिन एक पॉलीमर है। ये क्या है? एक पॉलीमर, जिसका मोनोमर कौन है? जी एक्टिन। कौन है? जी एक्टिन। याद रखेंगे। ये जो रस्सा बना हुआ है, रस्सा, मैंने कहा रस्सा, रस्सा बहुत बड़ा मोटा मोटा रस्सा, ये है ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है बाबू? ट्रोपोमायोसिन। और इस पे ट्रोपोमायोसिन पे एक इंटरवल पे जाके तीन तीन ऐसे तीन तीन गोला, ऐसे जैसे लग रहा है कि जामुन है, ऐसा कुछ पनियाला टाइप का, ये है ट्रोपोनिन। ये क्या है? ट्रोपोनिन। सब प्रोटीन्स है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या काम है इसका, क्या कांड करेगा। देखो यहाँ पे लिखवाया है मैंने अच्छे से, ठीक है। जो आपको ब्लू ब्लू कलर से दिख रहा है, दानेदार जो दाना दिख रहा है, वो क्या है? जी सब यूनिट है। और उसके बाद जो मिलके बना दिया है वो क्या है? वो एफ एक्टिन है। जो हरा हरा जो दिख रहा है, रस्सी दिख रहा है आपको मोटा मोटा, ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। और जो उस पे बाबू ये सब दिख रहा है नारंगी नारंगी कलर के, ट्रोपोनिन है। चलिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। चलिए ध्यान से देखें। अब लिखा है 2F एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ जी सब यूनिट हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। जो F एक्टिन है वो हेलिकली वाउंड है ईच अदर से, और ये किससे बने हुए हैं? जी सब यूनिट से बने हुए हैं। पॉलीमर अगर F एक्टिन है तो उसका मोनोमर कौन है? जी सब यूनिट हो गया। टू अदर प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू F एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। पूरा लेंथ जो है इसका एक्टिन का, उस पे मतलब कौन और लपेटा हुआ है? बताओ। ट्रोपोमायोसिन, एक रस्सी टाइप का। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन इन द रेस्ट। अब देखो यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन है उस पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, तीन तीन के ग्रुप में दिख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल के ग्रुप में, उसे कहते हैं ट्रोपोनिन। तो बेसिकली एक्टिन इज मेड अप ऑफ हम बात करें तो चार चीज। कैसे कैसे कैसे? एक है जी सब यूनिट, कई सारे जी सब यूनिट मिलकर बना दिए, एक चेन बना दे रहे हैं एफ एक्टिन का। दो एफ एक्टिन आपस में हेलिकली एकदम रैप्ड है। उसके बाद जो जहां जहां एफ एक्टिन है उसी के पास पास दौड़ा हुआ एक रस्सी है, दो रस्सियां हैं, जिसे हम बोला ट्रोपोमायोसिन। और उस ट्रोपोमायोसिन के कुछ कुछ इंटरवल्स पे है क्या? ट्रोपोनिन। तो हो गया जी सब यूनिट, एफ एक्टिन, ठीक है ना, और जी सब यूनिट से ही बना है एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, और लास्ट में है ट्रोपोनिन। याद रखेंगे इसको। चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है किसका? मायोसिन का। किसका आता है? मायोसिन। चलिए देख लेते हैं। देखिए मायोसिन ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, सांप की तरह जैसा लिख रहा है आपको। दूसरा यहाँ से लपेटे हुए ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये जो पोर्शन है ये हेड है। ये क्या है बाबू? हेड। और यहाँ पे होता है शॉर्ट आर्म। क्या होता है? शॉर्ट आर्म। और हेड और शॉर्ट आर्म को जोड़ दें तो हम कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। और इसी को बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? हैवी मेरोमायोसिन। और देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये टेल वाला पोर्शन है। मैंने कहा ये है, ये क्या है? शॉर्ट आर्म। और ये है हेड है, इन सबको मिला कह दिए क्रॉस आर्म। और जो टेल है, तो एलएमएम का मतलब होता है क्या? देखो ध्यान से, एलएमएम का मतलब कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यहीं कहीं लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। एचएमएम का मतलब क्या? हैवी मेरोमायोसिन। एलएम का क्या होगा बताइए? लाइट मेरोमायोसिन। तो ये लाइट मतलब ज्यादा, ये जैसे कि क्या है? थोड़ा सा हैवी है, इसमें ज्यादा मेन पोर्शन इसका यही है, तो हैवी हो गया। ये लाइट है, इसलिए नाम इसका ऐसे रख दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए, वन थिक मायोसिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मतलब नहीं, मैनी मोनोमेरिक मेरोमायोसिन। देखो ध्यान से, यहां पे आओ। ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मायोसिन है। ये क्या है? मायोसिन। तो मायोसिन एक पॉलीमर है। मायोसिन क्या है? एक पॉलीमर। इसमें से ऐसे निकला हुआ है जो ना, यही है वो जो हेड वाला पोर्शन है, और जो शॉर्ट आर्म है जिसे हम क्रॉस आर्म कह रहे हैं, तो ये मेरोमायोसिन है एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, यहाँ ऊपर देखिए कहा गया, हाँ ये मेरोमायोसिन है। ये जो निकला हुआ है ना मेरोमायोसिन, और मेरोमायोसिन है क्या? इट इज द
इट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन। मायोसिन मोटा सा होता है, इसमें से पतला पतला निकला होता है ऐसे हेड, जिसे हम कह रहे हैं हेड, और शॉर्ट आर्म जिसे हम क्रॉस आर्म कह रहे हैं, पूरा निकला होता है, और उसे हम कह रहे हैं क्या, मेरोमायोसिन। तो हम कह सकते हैं मायोसिन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मेनी कह दो, नंबर नहीं दिया है तो मेनी मेरोमायोसिन, याद रखेंगे इसको। अब होगा क्या, कैसे ये सब क्या काम करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा मायोसिन को दो पार्ट में डिवाइड किया। एचएमएम मतलब हेड और शॉर्ट आर्म, एलएमएम मतलब लाइट मेरोमायोसिन टेल वाला पोर्शन। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एंड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन कॉल्ड क्रॉस आर्म। कहने का मतलब क्या है, एंड नहीं होगा, एट होगा यहाँ पे। मींस ये जो है देखो ध्यान से, ये है देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मायोसिन। इसमें से ये निकला हुआ है हेड वाला पोर्शन और क्रॉस आर्म वाला पोर्शन, ये निकला हुआ है पूरा 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 पूरा। तो से एक एंगल है, इसके बीच में कुछ एंगल है, इसके और इसके बीच में कुछ एंगल है, इसके बीच में कुछ एंगल है, तो वही कह रहा है। तो ये मेरोमायोसिन है और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, मायोसिन। द ग्लोबुलर हेड इज एंड, जो गोल गोल हेड है, इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, हैज होगा वहां पे, हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एटीपी। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखें सभी लोग, यहाँ पे देखिए, ये जो मेरोमायोसिन है इसका जो हेड है, यहाँ पे देखो एक्टिन का बाइंडिंग साइट है, मतलब ये जाके जो है एक्टिन से बाइंड करेगा। तो बाइंड जो एक्टिन बाइंड करेगा तो कहां करेगा, ये साइट है उसका, याद रखेंगे। और यहाँ पे है एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एटीपी आएगा, तोड़े उड़ेगा क्रॉस ब्रिज को, तो वो देखेंगे। तो ये एकदम ऐसे याद रखना, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। इसको एकदम बेसिकली याद रखेंगे ऐसे दिमाग में, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको फिगर को। चलिए, अब जो बेसिक पोर्शन, मेन पोर्शन जो इसका आता है, ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, या तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या बोलते हैं, स्लाइड एंड फिलामेंट, या तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरह से क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये देखेंगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और 10-15 मिनट झेल लीजिए आराम से। देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं फिर फिगर समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है, जैसा आपने देखा जो आई बैंड है, इट इज स्लाइडिंग ओवर ए बैंड, तो थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर थिक फिलामेंट, इसीलिए इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। याद रखेंगे इसको। आगे देखें, तो हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल तभी होगा जब स्लाइड होंगे कौन, थिन फिलामेंट किसके ऊपर, थिक फिलामेंट। अब देखिए पूरी बात हम करते हैं। सीएनएस ने भेजा सिग्नल मोटर यूनिट द्वारा, मोटर यूनिट क्या है, मसल प्लस मोटर न्यूरॉन फाइबर, देखेंगे अभी। मोटर यूनिट द्वारा वाया मोटर न्यूरॉन, ध्यान से देखिएगा, यहां देखें, ये है ब्रेन, ये सीएनएस मान लेते हैं, इसने इंपल्स भेजा किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। अब देखिए, चलिए पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है पूरा एक मसल का टुकड़ा, एक पूरा क्या है, ये मसल का टुकड़ा, यहां मतलब और एक न्यूरॉन होगा, ऐसा मैंने बनाया, गड्ढा कर दिया है, ध्यान से देखें। पेन ही गिर गया। चलिए देखिए, ये एक मोटर न्यूरॉन है जो क्या लेके आएगा, सिग्नल लेके आएगा। ठीक है, ये पूरा मसल का टुकड़ा है, ये मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन का जो एंड वाला पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम में आपने देखा है। ये वाला पोर्शन, ये जहां पे ये मोटर न्यूरॉन मसल से आके मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या तो मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट, दोनों बातें एक ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जो न्यूरॉन आ रहा है मैसेज लेकर के, इंपल्स लेकर के, जो मसल के पास जहां मिल रहा है, इस एरिया को बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या तो मोटर एंड प्लेट। क्या बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट। ओके, अब देखिए, कोई बात नहीं, यहां से क्या होगा,
ये हो गया मोटर एंड प्लेट। और ये पूरा मसल जो है, मसल, पूरा मसल, और ये पूरा मसल का टुकड़ा, और ये मोटर न्यूरॉन, इसको हम बोलेंगे मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे? तो देखो क्या लिखा है, सीएनएस सेंड सिग्नल टू मोटर यूनिट वाया मोटर न्यूरॉन। सीएनएस ने अपना सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन के द्वारा, किसके पास? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट कौन है? मसल प्लस मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, याद रखेंगे, मसल फाइबर प्लस मोटर न्यूरॉन। अब सिग्नल कहां पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचा। यहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन रिलीज हुए। कौन रिलीज हुआ? एसिटिलकोलिन रिलीज हुए। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या लिखा है डेफिनेशन? जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का सार्कोलेमा और जो मोटर न्यूरॉन है उसके बीच के जंक्शन को कहते हैं क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तो मोटर एंड प्लेट। अब देखिए, न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा था कि जो दो न्यूरॉन आपस में सटे सटे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो उस केस में किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होगा, या तो एक न्यूरॉन और एक मसल्स आ जाएंगे, तो उसके बीच में मैसेज को न्यूरॉन से मसल्स पे ट्रांसफर कौन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें से एक है बाबू एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर, जिसे हम बोलते हैं एसिटिलकोलाइन। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर का मतलब क्या है? वो स्टिमुलेट करेगा, मैसेज को आगे बढ़ाओ, शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को। चलिए अब देखिए क्या हुआ, फिर से देखिए, ये सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन के द्वारा एक मैसेज भेजा। किसको? ये मैसेज भेज रहा है, अभी किसको भेजा भी देखते हैं। जब मैसेज भेजा किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा, तो ये मैसेज आ गया कहां? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या है? मोटर एंड प्लेट। अब देखो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इस पार्ट देखेंगे, इसे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, पोस्ट, जिसे हम नहीं याद करो, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पे होंगे रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एसिटिलकोलाइन को रिसीव करेंगे, और जैसे ही एसिटिलकोलाइन को रिसीव करेंगे, वहां पे एक नया इंपल्स जनरेट होगा, और ये नया इंपल्स जाएगा कहां पे? ध्यान से देखेंगे, लिखा है न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटिलकोलिन, व्हिच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेस रिलीज ऑफ Ca2+ इनटू सार्कोप्लाज्म। ध्यान से देखें, यहां पे ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये जब यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर छूट गया, यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे एक नया इंपल्स जनरेट हुआ। ये इंपल्स जाके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कैल्शियम को बाहर निकलवा देगा। सारे कैल्शियम बाहर आने लगे, यहाँ पे कैल्शियम पंप होते हैं, ये कैल्शियम बाहर आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में रिलीज होने लगेगा। अब होगा क्या? ध्यान से देखेंगे, this action potential is spread through muscle fiber and causes release of calcium into sarcoplasm. Calcium bind with subunit of troponin on actin filament and remove the masking of active site for myosin. ध्यान समझेंगे, calcium bind with subunit of troponin on actin filament and remove the masking of active site of myosin. देखिए, एक्टिन, मैंने बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उनके पास बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन के लिए। मींस ये एक्टिन है तो मायोसिन आके इसके पास बाइंड करेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ट्रोपोनिन उसको मास्किंग प्रोवाइड करता है। मान लो ये मान लो है एक्टिन, ठीक है, तो इस पे है बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए, मतलब यहीं आप चिपकेगा, वो जो गोद है, मान लो एक चिपकना है, तो मायोसिन आके चिपकता, लेकिन इस पे कोई और चिपका हुआ है, ट्रोपोनिन चिपका हुआ है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन चिपका है। ट्रोपोनिन कौन चिपका है? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, वो आके चिपका हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा? ध्यान सुनना, अब कैल्शियम रिलीज हुआ है, कैल्शियम आएगा, उस सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन को हटाएगा, यानी कि जो मास्किंग हुई है, वो जो चिपका है उसको मास्किंग कह रहे हैं, उसको हटाएगा। और अब अपने आके, अब ध्यान से क्या होगा? ध्यान से देखना क्या लिखा है, calcium bind with subunit of troponin on actin filament and removes the masking of active site. अरे ध्यान से समझना, जो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है, वो आके कहां चिपकेगा? वो आके किससे चिपका हुआ है बताइएगा? एक्टिन फिलामेंट पे चिपका हुआ है, जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन का। अब क्या हुआ? कैल्शियम आया, कैल्शियम को देखते ही ट्रोपोनिन डिस्ट्रैक्ट हो गया, अरे हम जिससे चिपके हैं उससे सुंदर कौन आ गया? तुरंत कैल्शियम से जाके वो चिपक जाएगा और मास्किंग हट जाएगी। अब जब मास्किंग हट जाएगी तो क्या होगा? बाय यूजिंग, अब देखो क्या होगा, by using 1 ATP myosin bind to active site on actin and forms a cross bridge. अब क्या होगा? यहाँ की मास्किंग, ये एक्टिन है, एक्टिन पे बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, मायोसिन आएगा, 1 ATP खर्च करेगा और इससे चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो बन जाएगा क्रॉस ब्रिज। क्या बन जाएगा? क्रॉस ब्रिज। ध्यान से समझेंगे, क्रॉस ब्रिज बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। देखिए फिर से सुनिएगा, अरे कोई मिले बैठा समझा दो, क्या समझाओगे? ध्यान से देखना,
कहना कि सुनो मेरी बात। ब्रेन यानी कि सीएनएस ने भेजा सिग्नल, क्या भेजा? सिग्नल। वो सिग्नल गया कहां? किसके पास? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। किसके पास गया? मोटर एंड प्लेट के पास गया। किसके पास गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास गया। अब वहां से मसल शुरू होता है। मसल शुरू होता है तो जो न्यूरॉन का एंडिंग होता है, जिसे हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, उसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे और मसल्स के ऊपर छिड़क जाएंगे। मसल के ऊपर जब जाएंगे तो मसल के पास होते हैं रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स, ध्यान से देखना, ये जो रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे देखो, ये रिसेप्टर यहाँ इंपल्स क्रिएट करेंगे और ये नर्व इंपल्स फिर जाएगा, और यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कहते हैं। इन कैल्शियम को बाहर निकालेगा और कैल्शियम पंप से बाहर आ जाएंगे, और जब बाहर आ जाएंगे तो बाबू फिर से आते हैं पीछे थोड़ा सा। मैंने बताया था जी सब यूनिट के बारे में, जो एक्टिन फिलामेंट के जो मोनोमर यूनिट होते हैं, तो जी सब यूनिट जो एक्टिन फिलामेंट है उस पे एक छोटे छोटे साइट होते हैं, अटैचमेंट साइट। किसके लिए? मायोसिन के लिए। तो मायोसिन अटैचमेंट साइट जो होता है, अभी वो साइट फ्री नहीं है, उसको फ्री किया जाएगा। फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रोपोनिन जो होता है, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, वो जनरली जाके वहां पे चिपका हुआ है, वहां पे मास्किंग किए हुए है कि कोई और ना चिपके, इसका खास ख्याल रखता है। तो कैल्शियम जाएगा सुंदर मुंदर बनके, नहा धो के, और ट्रोपोनिन के सब यूनिट को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अरे ट्रोपोनिन इसको देखते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और कहेगा अरे हम किससे बाइंड हैं, हम तो वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, उससे बाइंड करते हैं। वो जाके कैल्शियम से बाइंड कर लेगा और बाबू यहाँ मास्किंग हट जाएगी। अब यहाँ कोई और आके चिपक सकता है। अब आएगा कौन चिपकने? यहाँ पे कौन आएगा बाबू? मायोसिन आएगा, एक एटीपी खर्च करेगा और चिपक जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। समझ में आया? अब देखो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्शन हो गया बाबू, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ध्यान से देखेंगे सब लोग, अभी बने रहेंगे, बहुत कठिन होता है, मतलब इसको समझाना, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे इसको। तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, क्रॉस ब्रिज बना, एक एटीपी खर्च हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड, जेड लाइन पास आएंगे टुवर्ड अ सेंटर, यानी कि ए लाइन के सेंटर पे आ जाएंगे। एक्टिन फिलामेंट पुल इनवर्ड, एक्टिन फिलामेंट पास आ जाएंगे। आई बैंड गेट रेड्यूस, आई बैंड का लेंथ कम होगा, मींस पास आएंगे। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, पास आएंगे। ए बैंड सेम रहेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन में होता है वो होगा। नाउ रिलैक्सेशन with the help of one more ATP, cross bridge is broken. कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब एक एटीपी और खर्च होगा, वापस आ जाएगा। देखो, यानी कि रिलैक्सेशन होगा। एक एटीपी खर्च हुआ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो एक एटीपी खर्च होगा रिलैक्सेशन के लिए, याद रखेंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न एंड अगेन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज जब टूट जाएगा, रिलैक्सेशन हो गया, तो सारे कैल्शियम वापस चले जाएंगे। अरे जब वापस चले जाएंगे तो फिर ट्रोपोनिन को कोई नहीं मिला। अरे कैल्शियम नहीं तो जी एक्टिन ही सही, एफ एक्टिन ही सही, जी सब यूनिट ही सही। तो बाबू कैल्शियम, जब कैल्शियम को पंप बैक कर दिया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो कौन आ जाएगा? फिर से वो ट्रोपोनिन उस पे जाके मास्किंग कर देगा, और फिर बाबू रिलैक्सेशन हो गया है, फिर रेस्टिंग फेज आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, बुरे दिन आ रहे हैं। अब होगा क्या? ध्यान से देखेंगे। This process continued till the Ca2 plus pump back to sarcoplasmic cistern and again masking of actin filament. Effect क्या होगा? Return of Z line back to original position, सब आ जाएंगे रिलैक्स स्टेट में, back to original position में। ध्यान से देख लो बाबू, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, दोनों की मास्किंग होने वाली है। मास्किंग हो गई, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, बना है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। एक एटीपी और लगा, एक एटीपी वहां भी लगा था, एक एटीपी यहां भी लगा, क्रॉस ब्रिज बना तो भी लगा, टूटेगा तो भी लगा। कुल मिला के एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहा है तो 2 एटीपी खर्च हुए। अब यहाँ पे फिर से जाके नॉर्मल स्टेट आ गया, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। तो ये हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। डिफरेंट मसल्स में रिएक्शन टाइम वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या एनर्जी है उसकी। Repeated activation of muscles lead to accumulation of lactic acid due to O2 shortage, anaerobic respiration, anaerobic
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉल्स फैटिग। कह रहा है अगर किसी मसल्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता है तो उस मसल में लैक्टिक एसिड जनरेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और उसे क्यों होता है? क्योंकि ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में चेंज होता है, वो ऑक्सीजन न मिलने के नाते एनारोबिकली हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी बन जाता है और वहां बहुत फैटिग होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है। फैटिग मतलब थकावट, एकदम जैसे लग रहा है टांस पकड़ लेता है, इसे कहते हैं क्या? फैटिग। याद रखना इसको। Note, in muscle contraction, there is no change in actual length of actin and myosin. Rather, actin slide over myosin and hence length of sarcomere decreases. मसल कॉन्ट्रैक्शन में किसी की साइज नहीं घटती बढ़ती है, बल्कि दोनों आसपास आते हैं, दूर जाते हैं, ये कह रहा है। याद रखेंगे इसको। टाइप ऑफ मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। देखो बाबू, दो तरह के मसल्स होते हैं। जैसे आपने आप खाते हो, जो अगर बकरा खा रहे हो तो रेड मीट है, अगर बाबू चिकन खा रहे हो तो व्हाइट मीट है। तो क्या है? रेड मीट जो होता है, जो रेड मसल फाइबर है, क्या है? मोर मायोग्लोबिन। देखो ध्यान से, मोर मायोग्लोबिन। रेड पिगमेंट कंटेन ऑक्सीजन, लेस मायोग्लोबिन, यानी कि इसमें लेस रेड पिगमेंट होगा, इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन कम है। इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा तो रेड पिगमेंट ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। अरे मायोग्लोबिन कम तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, एनारोबिक होगा। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ होता है? व्हाइट मसल फाइबर में। इसमें बाबू लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ध्यान समझेंगे, जो मसल फाइबर है, जो रेड मीट होता है, जो रेड मसल फाइबर होता है, वो जो रेड मसल फाइबर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। याद रखेंगे इसमें। और इसमें क्या होगा? मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेस्पॉन्स इज स्लो बट विथ लॉन्ग पीरियड। बाबू, जो जिसके अगर यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा, अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है तो कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम है तो बाइंडिंग वाइंडिंग बहुत तेजी से नहीं होगा। यानी कि जो भी कांड यहाँ होगा वो रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग समय तक के, मैंने फिर कहा, कैल्शियम की मात्रा कम है यहाँ पे रिस्पॉन्स इज फास्ट विथ वेरी शॉर्ट पीरियड। फैटिग स्लोली, फैटिग बहुत रैपिडली होगा। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स की बात कर लें। इसमें एग्जांपल दिया है रेड का बैक एक्सटेंसर मसल, और उसमें आई बाल मसल जो होता है व्हाइट फाइबर। ठीक है ना। टाइप ऑफ मसल्स जो एनसीईआरटी स्ट्रक्चर वाले में ये हमको देखना है। हमने कहा था शुरू में टाइप ऑफ मसल तीन तरह के होते हैं, एक बाबू स्केलेटल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा कार्डियक। तो स्केलेटल पूरा हमने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा स्केलेटल है। अब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, उससे पहले तीनों हम निपटा देते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आता है चैप्टर से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, स्केलेटल मसल हम पूरा अभी तक नहीं पढ़े हैं, पर थोड़ा एनसीईआरटी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में चलते हैं और तीनों टाइप के मसल को यहां ले आते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया वॉलेंट्री मसल, स्टेटर मसल, स्टिफ्ड मसल। क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, स्केलेटल बोन से क्लोजली अटैच होता है, इसलिए स्केलेटल मसल हो गया। स्केलेटल मसल फाइबर इन पैरेलल फैशन रिजल्ट इनटू स्ट्रिएशन। ये दिख रहा है आपको? देख रहे हैं बाबू, ये मसल है, इसमें स्ट्रिएशन है, स्ट्रिप्ड है, स्ट्रिएशन है, स्ट्रिप्ड है, इसीलिए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस और स्ट्रेटेड है, इसलिए कहते हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर कॉल्ड एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं इसको? मतलब शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर को, बंडल को जो कवर करती है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। ठीक है। अब देखिए स्मूथ मसल्स। अब देखो ये क्या, जो मसल्स होते हैं वॉलेंट्री होते हैं, मतलब इनको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, और स्ट्रिएटेड होते हैं। चलिए स्मूथ मसल क्या होते हैं? स्मूथ मसल में आप देखेंगे कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होता है, कोई भी इसमें आपको कुछ अपीयरेंस नहीं, तो नॉन स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होगा, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज मसल्स फॉर्म्ड विसरल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के जो विसरल ऑर्गन विसरा है उसको बनाते हैं विसरल मसल्स, और स्मूथ मसल भी कहते हैं। टेपर एट एंड बोथ, फ्यूजिफॉर्म अपीयरेंस कहते हैं इसको, कि ये जो एंड है बोथ एंड पे टेपर हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं, टेपर मींस ऐसे ऐसे, इधर भी टेपर इधर भी टेपर, थोड़ा सा तिरछा हो जाते हैं, तो फ्यूजिफॉर्म अपीयरेंस पूछता है तो कह देना स्मूथ मसल। कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल देखें बाबू, कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड अपीयरेंस तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल लेकिन इनवॉलेंट्री है। क्या है? इनवॉलेंट्री। और याद रखना ब्रांच्ड है। क्या है ये? ब्रांच्ड। ये दोनों क्या है? अनब्रांच्ड। ये क्या है? ब्रांच्ड। तो ब्रांच तो कह दे तो कार्डियक मसल, अनब्रांच कहे तो बाकी दोनों। ओनली फाउंड इन हार्ट। Intercalated disc communication junction are present at some fusion point which allow the cell to contract as a unit. As a unit means signal
टू वन सेल देन नेबर सेल। देखिए कम्युनिकेशन जंक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। तो पूछता है क्वेश्चन इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें प्रेजेंट होता है? तो कार्डियक मसल में। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया गया हुआ, आपको शायद रिमूव हो गया है, लेकिन ये मसल का है तो पूछा जाएगा इसको। देखिए ये जो है इंटरकैलेटेड डिस्क है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। ये क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है, यहाँ से सेल के चीजों को यहाँ पास करवाएगा। ये याद रखना इस बात को, ठीक है ना? ये मैंने इसमें लिखा है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड स्टिक टुगेदर। जो सेल जंक्शन होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। सम पॉइंट नॉट फॉर नीड जस्ट फॉर फन, तो ये सब ऐसे पढ़ लेना। पैरालिसिस, शिवरिंग, ये सब क्या होता है। डिसऑर्डर देखते हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहला है मास्थेनिया ग्रेविस। तो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि इसमें क्या होता है, अब जो हमारे सेल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी को अटैक कर देते हैं। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है ये बीमारी में। लीड्स टू फैटिग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल पैरालाइज हो जाते हैं। तो बेसिकली इस जो ये है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? तो कह देना मास्थेनिया ग्रेविस। एनसीईआरटी ने बस इतना लिखा है, ठीक है। डीएक्टिवेशन, रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम नहीं करता है, तभी तो पैरालिसिस हो जाएगा। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आज तक एक ही क्वेश्चन बना है बाबू, याद रखना कि एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और दूसरी बात इसमें प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है, मसल्स का मास कम होने लगता है। आज मेरे हाथ में आधा किलो है मसल, कल जो है 1 पाव हो जाएगा, परसों 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, यानी कि डिजेनरेशन ऑफ मसल्स हो रहा है, ठीक है। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर पूछे, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन है? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कोई पूछे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो मास्थेनिया ग्रेविस। इसके बाद टीटेनी, रैपिड स्पेस, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, टास्क लगना ड्यू टू लो CO2+ इन बॉडी फ्लूइड। जब लो हो जाएगा, जैसे कि CO2, जब कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, जैसे कि आपको पता है TCT, कोई कहे TCT लीड्स टू टीटेनी, तो TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन अगर रहेगा तो वो क्या होगा? कमी ब्लड में कैल्शियम को कम कर देता है। तो रैपिड स्पेस, टास्क लगना कहते हैं। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, सडन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ऐसे, एक उंगली ऐसे अचानक से हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी है उस केस में, उनको दूध पिलाइए, कैल्शियम खिलाइए। तो ये खत्म हुआ। अब जो है दूसरा वीडियो जो होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम पे होगा, हड्डी उड्डी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे वीडियोस, आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, सभी लोग बिना सोए, बिना देखे सोएंगे नहीं, और एक कमेंट जरूर इस पे करेंगे, ठीक है ना, जरूर करेंगे ना, करिएगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।